मिनिएचर गाय। एक बार की बात है, गर्मियों की वजह से जंगल में पेड़ पौधे सब सूख गए थे। जंगल के जानवरों को भोजन ना मिलने की वजह से वो बहुत परेशान हो रहे थे। उसी जंगल में एक गाय अपने बच्चे के साथ रहती थी। एक दिन बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, बहुत भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ दो। खाना खाकर 2 दिन हो गए हैं माँ। अरे मैं कैसी माँ हूँ, मेरे बेटे को भूख लग रही है और मैं इसे पेट भर खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। नहीं, आज मैं पास के जंगल जाती हूँ और शाम तक किसी भी तरह भोजन ढूंढ कर लाऊंगी मेरे बेटे के लिए। यूं गाय जंगल में काफी दूर चली जाती है। कहीं भी उसे भोजन नहीं मिलता है। कितनी दूर आ गई पर यहाँ भी भोजन नहीं मिल रहा है। अब बिना भोजन के घर कैसे जाऊं? भूख के मारे मेरा बच्चा मर जाएगा। हे भगवान, कुछ तो रास्ता बता। अरे ये कैसी सुरंग है? शायद इसमें जाऊं तो कुछ भोजन मिल जाए। नहीं नहीं, अगर कुछ खतरा हुआ तो? चलो कुछ भी हो, मेरे बच्चे के लिए भोजन ले जाना है। मुझे इतनी हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। यूं सोचते हुए गाय सुरंग में जाती है। अरे ये क्या है? यहाँ ये सब इतने छोटे क्यों है? पेड़ पौधे भी छोटे लग रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी अजीब सी दुनिया लग रही है। ये सब बड़े ही अजीब लग रहे हैं। ये सच है या सपना? यूं सोचते हुए वो पास में ही खड़े बंदर से पूछती है, बंदर भाई, ये कैसी अजीब दुनिया है? यहाँ सब इतने छोटे क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये सच है या सपना? हाँ, ये सब सच है। ये मिनिएचर की दुनिया है। यहाँ प्रकृति के साथ साथ सब छोटे होते हैं। ये कैसी दुनिया है? मुझे तो आश्चर्य सा लग रहा है। अरे हंसना बंद करो। तुम्हें पता है ना, तुम भी हम जैसी छोटी हो गई हो। तुम अपने आप को जरा देखो। अरे हाँ, मैं भी तो तुम जैसी हो गई हूँ। अब क्या करे? मैं अपने बेटे से छोटी हो गई हूँ। यहाँ से कैसे बाहर निकलूं? मेरा बेटा भूखा है। मैं उसके लिए भोजन ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। अब मेरे बेटे का क्या होगा? उदास ना हो दोस्त, मैं भी तुम्हारे जैसे ही यहाँ आकर फंस गया। लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता है। उत्तरी दिशा में एक सुरंग है। सबकी नज़रों से छुपकर उस सुरंग की मदद से हम हमारी दुनिया में वापस जा सकते हैं। तो फिर तुमने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने कोशिश की, लेकिन यहाँ के लोगों ने मुझे देख लिया और धमकी दी कि अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं नहीं, मैं सबकी नजरों से छुपकर उस सुरंग की मदद से अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। लेकिन संभाल कर, किसी की नजरों में मत आना। और हाँ, एक और बात, तुम यहाँ से चली भी गई तो भी तुम्हारा रूप ऐसा ही रहेगा। क्या? फिर अब मैं क्या करूं? अरे अपने रूप का छोड़ो, पहले यहाँ से निकलने का सोचो। आज शाम तक अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अपनी दुनिया में वापस चली गई, और मैं भी यहाँ से निकलने की एक और कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्त, तो फिर मैं चलती हूँ। यूं गाय उस सुरंग को ढूंढते हुए निकलती है। गाय को सुरंग नजर आती है। वो उसमें से निकलकर अपनी दुनिया में आ जाती है। अरे वाह, मैं अपनी दुनिया में आ गई। यहाँ सब बड़े बड़े नजर आ रहे हैं। गाय अपने बच्चे के पास जाती है। माँ, आ गई तुम? और ये क्या, तुम इतनी छोटी सी कैसे हो गई? तुम तो मुझसे भी छोटी लग रही हो माँ। बदकिस्मती से मैं यूं बदल गई बेटा। वैसे तुमने कुछ खाया है कि नहीं? हाँ माँ, मैंने खा लिया। किसने तुम्हें भोजन दिया बेटा? मुझे भूख से रोता देखकर पास वाले हाथी अंकल ने मुझे खाना खिलाया। अच्छा, तो फिर चलो हम उनसे मिलकर उनका धन्यवाद करते हैं। उनका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। हाथी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बच्चे की भूख मिटाई। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे धन्यवाद की क्या बात है, बच्चा भूखा था तो मैंने खिला दिया। वैसे तुम इतनी छोटी क्यों हो गई हो?
कहीं तुम इस जंगल के सुरंग से होकर मिनिएचर दुनिया में तो नहीं गई थी? हाँ, सही कहा आपने। क्या मैं अपने रूप में नहीं आ सकती भैया? अरे उदास ना हो, इसका एक उपाय है। इस जंगल की उत्तरी दिशा में एक जादुई पेड़ है, तुम उसके पास जाओ और उससे मदद मांगो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं अभी उस पेड़ के पास जाती हूँ। गाय पेड़ के पास जाती है। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? मैं अपने बेटे के लिए भोजन ढूंढते ढूंढते मिनिएचर दुनिया में चली गई। मुझे मेरा पहला रूप दिला दीजिए। तुमने ये साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए बड़ी सी बड़ी मुसीबत का भी सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारा पहला रूप वापस देता हूँ। यूं जादुई पेड़ गाय को अपना पहला रूप वापस दे देता है। अरे वाह, क्या चमत्कार है! मैं फिर से पहले जैसी हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चली जाओ, जाकर अपने बेटे के साथ हंसी खुशी जीवन गुजारो। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। बंदर भी मिनिएचर दुनिया से निकलकर गाय के पास आता है। दोस्त, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं उस दिन मिनिएचर दुनिया में तुमसे मिला था। हाँ दोस्त, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ। उस दिन उस मिनिएचर दुनिया से बाहर निकलने में तुमने ही तो मेरी मदद की थी। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। इस जंगल की उत्तरी दिशा में एक जादुई पेड़ है, तुम उसके पास जाकर मदद मांगो, वो तुम्हें पहले जैसे बना देगा। जल्दी जाओ। यूं गाय बंदर को जादुई पेड़ के बारे में बताकर उसकी मदद करती है। नीति: मुसीबत में जो कोई हमारी मदद करे, हमें कभी भी उसका एहसान नहीं भूलना चाहिए। काले बाघ ने लिया नकली शेर का रूप और जासूस खरगोश। जंगल में घूमते घूमते एक दिन काला बाघ बगीरा पास के जंगल में चला जाता है। वो पूरा जंगल घूमता है और घूमने के बाद में सोचता है, वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है, क्यों ना मैं अपना बसेरा यही कर लूं। तभी उसको सामने कुछ जानवर नजर आते हैं। वहाँ पर उस जंगल का राजा शेर भीमा भी बैठा था। तब बगीरा सोचता है, अरे लगता है ये इस जंगल का महाराजा है और ये बहुत ही ताकतवर दिख रहा है, मुझे इसकी बात सुननी चाहिए। और फिर बगीरा छुपकर उन सब की बातें सुनते रहता है। तब शेर भीमा जानवरों से कहता है, दोस्तों, हमें हमेशा मिलकर साथ में रहना है और हमें कभी भी बाहरी जानवरों से डरना नहीं। और फिर खरगोश भाई के रहते हमें कोई चिंता भी तो नहीं है। सारी बातें सुनकर बगीरा सोचता है, मुझे पहले इस भीमा राजा का कुछ करना होगा, फिर आगे सोचेंगे कि क्या करना है। बगीरा छुप छुप कर भीमा पर नजर रखता है। एक दिन की बात है, भीमा जैसे ही गुफा में जाता है, बगीरा सामने से गुफा को बंद कर देता है और कहता है, अब मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे जंगल के सारे जानवर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुने। तभी उसको सामने से एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ के पास जाता है और कहता है, अरे ये पेड़ कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, ये तो दिखने में सुंदर भी है। पेड़ बगीरा की बातें सुनता है और कहता है, बगीरा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, जो मेरी तारीफ करता है मैं उसकी एक इच्छा पूरी करता हूँ। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस भीमा के जैसे बना दो। और दूसरे ही पल बगीरा भीमा के जैसे नकली रूप ले लेता है और कहता है, अब मुझे कोई पहचान नहीं सकता, मैं चला इन जानवरों के बीच। और इस तरह से वो बाकी के जानवरों की तरह रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर धीरे धीरे जंगल के जानवर कम होने लगते हैं। वही जंगल का जासूस खरगोश सोचने लगता है, दाल में कुछ काला है, हमारे जंगल के जानवर भी कम होते नजर आ रहे हैं। मुझे अपने महाराज से बात करनी होगी। खरगोश राजा के पास जाता है। बगीरा, जो कि भीमा का रूप लेकर था, उसे सारी बात बताता है। खरगोश की बातें सुनकर बगीरा सोचता है, ये जासूस खरगोश कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है, इसका कुछ करना होगा।
अरे खरगोश, इतना परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ, हमारे जंगल में सब ठीक है। बगीरा की बातें सुनकर खरगोश सोचता है, ये महाराज को क्या हुआ? कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। मुझे जरा महाराज का पीछा करना होगा। आखिर ये महाराज को हो क्या गया है? फिर दूसरे दिन खरगोश बगीरा का पीछा करता है। वो देखता है कि बगीरा महाराज के गुफा में जा रहा है। अरे ये महाराज इस गुफा में क्यों गए हैं? खरगोश चुपके से गुफा के अंदर जाके देखता है तो वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, दो महाराज? ये एक महाराज की तो हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें से असली महाराज कौन है? खरगोश दोनों की बातें सुनता है। बगीरा कहता है, लो महाराज, तुम भी देख लो अपने जंगल का हाल। बहुत गरजते थे ना, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी हालत ही नहीं है कुछ करने की। ना ही तुम मुझसे लड़ सकते हो। अब तुम इसी गुफा में हमेशा के लिए बंद रहो। तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तू खुद ही खुद मर जाएगा। बगीरा बहुत देर तक भीमा का मजाक उड़ाता है। फिर बगीरा अपने असली रूप में आता है। तब खरगोश को सारा माजरा समझ में आता है। वो तुरंत जंगल में जाकर सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि कैसे उस दुष्ट ने असली महाराज को गुफा में बंद कर लिया है। भाइयों, हमारे असली महाराज की जान खतरे में है। हमको जल्दी अपनी महाराज की जान बचानी होगी, वरना वो मर जाएंगे। पता नहीं उन्होंने कब से खाना नहीं खाया। वो सारे जानवर जल्दी से अपनी असली महाराज को बचाने के लिए गुफा की तरफ चले जाते हैं। वो सारे जानवर मिलकर गुफा को खोलते हैं और अपने महाराज को गुफा के बाहर लाते हैं। अपने महाराज को खाना देते हैं। तब महाराज भीमा कहता है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आओ हम सब चलते हैं उस नकली महाराज के पास। आज उसका अंत ही करते हैं। थोड़ी देर के बाद शेर भीमा महाराज के साथ जंगल के सारे जानवर मिलकर उस नकली महाराज के पास जाते हैं। नकली महाराज के पास जाते ही भीमा कहता है, ओहो महाराज जी, बड़े मजे कर रहे हो आप हमारे इस जंगल में, लेकिन अब बहुत हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे कहते ही उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में बगीरा मारा जाता है और साथ ही वो अपने असली रूप में भी आ जाता है। इस तरह से बहरूपीय महाराज का खात्मा हो जाता है और जंगल के जानवरों को उनका असली महाराज मिल जाता है। अब सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। मिस्ट्री केव, ईगल शेर और जादुई रैबिट। एक घने जंगल में एक रहस्यमयी गुफा थी और उसकी खबर बस उसी जंगल में रहने वाले खरगोश को थी। एक बार एक हिरन उस गुफा में जाने लगती है तो खरगोश उसे रोकते हुए कहता है, अरे हिरन, रुक जाओ, इस गुफा में मत जाओ। दरअसल इस गुफा में भूतों का वास है। तुम गुफा के अंदर जाओगी तो मारी जाओगी। हिरन भूतों के डर से वहां से चली जाती है। इसी तरह से खरगोश भूतों की बात करके जंगल के जानवरों को उस रहस्यमयी गुफा से दूर रखता था। इस तरह से वो गुफा की रक्षा करता था। ऐसे में एक बार एक काला चीता उस जंगल में आता है। वो बड़ा ही बेरहम था। वो जानवरों पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। सारे जानवर उस काले चीते से परेशान हो गए थे। उस दिन काला चीता हिरन का शिकार करके उसे लेकर जा रहा था कि तभी उसके सामने खरगोश आता है और कहता है, अरे काले चीते, मेरे जंगल में आकर बेवजह जानवरों का शिकार क्यों कर रहा है तू? अभी भी समय है, चला जा यहाँ से, नहीं तो। तू मुझे धमका रहा है क्या? तू इतना सा जीव मुझसे मुकाबला करेगा? पागल है तू, भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें रौंद कर रख दूंगा। ठीक है, अभी मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए मेरे साथियों को लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर खरगोश गुफा के अंदर चला जाता है और काला चीता वही उसकी राह देखते रहता है। उधर गुफा में खरगोश जादुई शक्ति से एक बड़ा जादुई पत्थर बन जाता है और वो
काले चीते के पास जाता है। ऐसे बड़े जादुई पत्थर को देखकर काला चीता तो डर जाता है। बाप रे, ये कैसा भयानक जीव है। सच कहा था उस खरगोश ने। अब तो जान बचाने के लिए यहाँ से भागना ही होगा। काला चीता डर के मारे दुम दबाते हुए अपने जंगल भाग जाता है। उधर काला चीता उसी जंगल में रहने वाले ईगल शेर के पास जाता है और उससे कहता है, शेर शेर, उस दूसरे जंगल में एक भयानक बड़ा सा जादुई पत्थर है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। उसने तो मुझ पर हमला करने की भी कोशिश की। क्या? अरे इस दुनिया में मैं एक ही ऐसा हूँ जो ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तुम्हें पता नहीं क्या? मैं एक ईगल शेर हूँ और मेरी शक्ति सबसे ज्यादा है। ईगल शेर को काले चीते की बात पर विश्वास नहीं होता है। तब काला चीता ईगल शेर को उस जंगल लेकर आता है जहाँ पर हिरन, खरगोश और हाथी बात कर रहे थे। तब ईगल शेर उनसे कहता है, मैंने सुना है कि इस जंगल में एक जादुई पत्थर है। कहाँ है वो? मुझे उसका पता बताओ। अरे शेर, ऐसा कोई जादुई पत्थर हमारे जंगल में नहीं है। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। चुपचाप उसका पता बताते हो कि नहीं? नहीं तो मैं पूरे जंगल में तबाही मचा के रख दूंगा। शेर उनको धमकाने लगता है। तब खरगोश चुपके से पीछे पीछे जाने लगता है और अपने मन में सोचता है, अब तो इस ईगल शेर को भी मेरी जादुई शक्ति दिखानी होगी, नहीं तो वो इन बेचारे जानवरों को मार डालेगा। खरगोश गुफा के अंदर जाकर जादुई पत्थर बन जाता है। और वो ईगल शेर के सामने आता है। जादुई पत्थर को देखकर हिरन और हाथी वहां से भाग जाते हैं। ईगल शेर जादुई पत्थर पर हमला करने जाता है। तब उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में जादुई पत्थर ईगल शेर को मार गिरा देता है। ईगल शेर को मरा देखकर काला चीता डर के मारे भाग जाता है। इस तरह से खरगोश ने अपने जंगल को ईगल शेर से बचा लिया और उसके गुफा का रहस्य भी उसी के पास सीमित रह जाता है। छोटों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। हमें उनकी भी इज्जत करनी चाहिए, तभी तो वो हमें मान सम्मान दे सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विशाल ईगल पक्षी जाल। जंगल में अचानक कहीं से एक बड़ा बाज आता है। वो बड़ा बाज बहुत ही खतरनाक था। कितना भी खाना खाओ उसकी भूख मिटती ही नहीं थी। इसीलिए वो एक साथ कई सारे जानवरों का शिकार करता था। जंगल का राजा शेर किसी काम से जंगल के बाहर था, पर जैसे ही शेर वापस आता है तो सारे जानवर उससे मिलने जाते हैं। महाराज, जंगल में एक बड़े बाज ने दहशत मचा के रखी है। हम सब उससे परेशान हो चुके हैं। क्या? बाज की इतनी हिम्मत? मैं अभी उसे बंदी बनाकर उसे सजा देता हूँ। शेर महाराज गुस्से से बाज के पास जाने लगता है, पर तभी वहां भालू आता है और कहता है, महाराज रुक जाइए। उस बड़े बाज को बंदी बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि उसके पास काला जादू है। उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होने वाला। अरे फिर भालू, क्या उस बड़े बाज को ऐसे ही जानवरों को मारने दो? क्या इसका कोई उपाय नहीं है क्या? है महाराज, कैसे भी करके उस बड़े बाज को जादुई तालाब में डुबाना होगा, तभी वो काले जादू से मुक्त होकर साधारण बाज बन जाएगा। लेकिन ऐसा करना ही बहुत बड़ी बात है। शेर बाज को फंसाने के लिए प्लान बनाने लगता है और दूसरे ही दिन शेर बड़े बाज के पास जाता है और बड़े गुस्से से उसे ललकारने लगता है। अरे ओ बाज, ये क्या मेरे जंगल में आकर मेरे मासूम जानवरों को क्यों मार रहा है? मुझे ना पाकर तुमने बहुत तबाही मचा दी जंगल में, लेकिन अब नहीं, अब मैं आ गया हूँ। हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर। अरे जा बे जा शेर, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तू मेरे सामने कुछ नहीं है, समझा? और हाँ, ज्यादा बकबक की ना तो मैं अभी के अभी तुझे यही खत्म कर दूंगा। अरे बेवकूफ, बातें करना बंद कर। मुझे पता है कि तुझ में कोई दम ही नहीं है। तुम तो कायर डरपोक हो।
शेर बड़े बाज को भला बुरा सुनाकर उसे उकसाता है, उसे मजबूर कर देता है कि बड़ा बाज गुस्से में आकर शेर पर हमला करे। और वैसे ही होता है। बड़े बाज को बहुत गुस्सा आता है और वो शेर पर हमला करने जाता है। तब शेर बड़ी ही तेजी से तालाब की तरफ भागने लगता है और उसका पीछा बड़ा बाज करता है। अरे ओ शेर, कहाँ भाग रहा है? रुक जा, कहाँ भाग रहा है? ऐसे कहते हुए बड़ा बाज भी शेर का उड़ते हुए पीछा करता है। शेर बड़ी ही चालाकी और तेजी से जादुई तालाब के किनारे पहुंच जाता है। अब कहाँ जाएगा शेर? अब तुम नहीं बच सकते मेरे वार से। बड़ा बाज शेर पर हमला करने जाता है। तब शेर तालाब में कूद जाता है और बड़ा बाज भी उस तालाब में डुबकी लगा लेता है। बड़ा बाज जैसे ही पानी में डूब जाता है, वैसे ही उसकी काली जादू गायब हो जाती है और वो साधारण बाज बन जाता है। शेर और बाज तालाब से बाहर निकलते हैं। तब बाज शेर से कहता है, महाराज, मुझे माफ कर दो, मैं खुद से ये सब नहीं कर रहा था। प्लीज महाराज, मेरे अच्छे महाराज, छोड़ दो मुझे। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब सबसे मिलकर और संभल कर रहना, समझे? बाज को शेर बड़े दिल से माफ कर देता है। अब बाज भी सबके साथ मिलजुल कर रहने लगता है। इस तरह से शेर ने बड़ी ही चालाकी से बाज को सबक सिखाया। नीति: किसी को सबक सिखाने के लिए उसे सजा देना ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना ये भी बहुत बड़ी बात होती है। बाघ और बड़ी मछली। एक घने जंगल का राजा बाघ बहुत ही घमंडी था। अपनी प्रजा की रक्षा करने के बजाय वो उन पर ही सितम करता था। घमंड भी उसे इतना था कि किसी से वो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। बेचारे जानवर अपना दुखड़ा किसे सुनाते। ऐसे में एक दिन बाघ हिरन का पीछा करते करते तालाब के किनारे आ जाता है। अब कहाँ जाओगी? बड़ा भगाया तुमने, अब मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। हिरन बाघ से अपने जान की विनती करती है, पर बाघ को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता है। वो हिरन पर हमला बोल देता है। पर तभी तालाब में एक बड़ी मछली प्रकट होती है। वो बड़ी मछली एक जादुई मछली थी। बड़ी मछली अपने मुंह से रोशनी निकालती है और बाघ को हिरन से दूर कर देती है। तभी हिरन वहां से भाग जाती है। अपने हाथ से शिकार जाने पर बाघ बौखला जाता है। तब बड़ी मछली कहती है, अरे ओ बाघ, तुम कैसे राजा हो इस जंगल के? तुम्हारी प्रजा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती है और तुम्हें उस पर जरा से भी दया नहीं आती। तुम्हें तो इस जंगल का राजा होने का कोई अधिकार नहीं है। अरे ये मछली, बकवास बंद कर अपनी। पहले तो मेरा शिकार मुझसे छीन लिया और अब मुझे ही उपदेश दे रही हो। अब मैं तुम्हें ही शिकार बनाऊंगा। बाघ गुस्से से बड़ी मछली पर भी हमला बोल देता है, पर बड़ी मछली तालाब के अंदर चली जाती है। बाघ बड़ी मछली को पकड़ ही नहीं पाता। बाघ बड़ी मछली हाथ में न आने का सारा गुस्सा दूसरे जानवरों पर निकालने लगता है। ऐसे में एक दिन बाघ सूअर का सड़ा हुआ मांस खा लेता है और उस वजह से उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। बाघ तो उठ फिर भी नहीं पा रहा था। तब जंगल के जानवर बाघ की हालचाल पूछने आते हैं। महाराज, आपकी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। महाराज, बंदर वैद्य भी कुछ नहीं कर पा रहा है। ऐसे में बड़ी मछली ही आपको बचा सकती है। हाँ महाराज, आज तक उसने जंगल में हर जानवर की मदद की है। वैसे भी अब दवा नहीं, जादू की ही जरूरत है आपको। अरे चुप कर बंदर, तुम सब यहाँ से चले जाओ। बड़ी मछली मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है और तुम कहते हो कि मैं उसी की मदद लूं। निकल जाओ यहाँ से। बाघ गुस्से से जोर की दहाड़ लगाता है। घमंडी राजा प्रजा की एक नहीं सुनता है। बेचारे जानवर वहां से बड़े मछली के पास चले जाते हैं और बाघ की तबीयत के बारे में बताते हैं। वाह, जिस राजा को तुम्हारी कभी परवाह नहीं हुई, आज तुम सब उसी के लिए कितने चिंतित हो। तुम्हारी जैसी प्रजा मिलना तो सौभाग्य की बात है, पर ये बाघ को कब समझेगा। और वैसे भी मैं बाघ के पास नहीं जा सकती ना। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
बाघ की तबीयत में कोई सुधार आने के बजाय तबीयत और भी बिगड़ने लगती है। बाघ गुफा में बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तब हाथी बाघ को अपनी सूंड में उठाकर बड़ी मछली के पास लाता है। बाकी के सारे जानवर भी वहां आ जाते हैं। तब बड़ी मछली अपने जादू से बाघ को ठीक करती है। बाघ होश में आता है। खुद को जिंदा देखकर बाघ बहुत ही खुश हो जाता है। तब बड़ी मछली कहती है, देखा बाघ, आज तुम्हारी प्रजा की वजह से तुम जिंदा हो। अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोलो, अपना घमंड छोड़ दो और सबके साथ अच्छा बर्ताव करो। बाघ को अपनी गलती का एहसास होता है। बाघ सबसे माफी मांगता है और कहता है, सच में मेरी प्रजा बहुत ही अच्छी है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब मुझे माफ कर दोगे और हाँ, मैं भी तुम सबकी रक्षा करने का वादा करता हूँ। इस तरह से बड़ी मछली के जादू और जानवरों के प्यार की वजह से बाघ का घमंड चकनाचूर हो जाता है। अब बाघ सबसे मिलजुल कर रहने लगता है और बड़ी मछली भी मुसीबत में सबकी मदद करते रहती है। नीति: हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सब बराबर होते हैं, ना कोई बड़ा और ना कोई छोटा। जादुई पेड़, बंदर का भूत, शेर और हाथी। एक घने जंगल का राजा शेर खान था। शेर खान हमेशा खुद के फायदे का सोचता था। शेर खान बाकी के जानवरों से सख्ती से पेश आता था और उन्हें अपना गुलाम बना के रखता था। शेर खान जिस गुफा में रहता था उसके सामने एक बड़ा सा जादुई पेड़ था। एक बार की बात है, शेर खान रात को गुफा के बाहर टहल रहा था कि अचानक से वो पेड़ हिलने लगता है और वहां से डरावनी आवाजें भी आने लगती है। तब शेर खान उस पेड़ के पास जाता है, पर अचानक एक परछाई देखकर डर के मारे वो गुफा के अंदर आ जाता है और सोचता है, अच्छा, तो बंदर का भूत उस पेड़ में घुस गया है। डरावनी आवाजें निकालकर मुझे डराना चाहता है ये बंदर का भूत। वो यहाँ मुझसे बदला लेने आया है, लेकिन मैं उसका यह मंसूबा पूरा नहीं होने दूंगा। शेर खान तुरंत अपने गुलाम हाथी को बुलाता है और उसे जादुई पेड़ को जड़ से उखाड़ने के लिए कहता है। हाथी शेर खान का गुलाम था। वो हर एक बात मानता था, क्योंकि एक बार शेर खान ने अपने मतलब के लिए हाथी की जान बचाई थी। तब से हाथी बिना कोई सवाल किए उसका हर कहा मानता रहता था। उस वक्त भी हाथी बिना कोई सवाल किए कहता है, जो आपका हुक्म महाराज। अगर उस पेड़ से आपको तकलीफ हो रही है तो मैं उस पेड़ को अभी जड़ से उखाड़ देता हूँ। हाथी बड़ी ताकत लगाकर उस पेड़ को अपनी सूंड से गिराने की कोशिश करता है। वो बार बार पेड़ पर हमला करता है, पर पेड़ टस से मस नहीं होता है। पेड़ के अंदर का बंदर का भूत हाथी को हरा देता है, जिसकी खबर हाथी को भी नहीं थी। कुछ देर बाद हाथी कोशिश कर करके थक जाता है। तब हाथी शेर खान के पास जाकर सारी बात बताता है। तब शेर खान को हाथी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो गुस्से से कहता है, नकारे हो तुम हाथी, इतने मोटे होकर भी एक पेड़ को नहीं हिला सकते। अब जब तक ये पेड़ उखड़ नहीं जाता तब तक तेरा खाना पीना बंद, समझे? चल लग जाओ काम पर। हाथी बेचारा दिन से रात बिना खाए पिए काम करते रहता है। बिना खाना और पानी के हाथी थक जाता है। बंदर का भूत हाथी की ये हालत देख दुखी हो जाता है। तब पेड़ अपने आप हिलने लगता है और पेड़ में बंदर का भूत प्रकट हो जाता है और कहता है, रुक जाओ हाथी, मुझे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही। मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता, बस मुझे शेर खान से बदला लेना है। बदला? और वो भी हमारे महाराज से? आखिर कैसा बदला लेना चाहते हो तुम और क्यों? दरअसल कुछ दिन पहले शेर खान हमारे जंगल आया था। वो हमारे जंगल पर भी हुकूमत करना चाहता था। हम सारे जानवरों ने मिलकर शेर खान की गुलामी करने से मना किया, तो उसने जंगल में तबाही मचा दी। मेरे जंगल के सारे जानवर मारे गए। मेरा जंगल उजड़ गया उस शेर खान की वजह से। बंदर की बातें सुनकर हाथी भावुक हो जाता है और वो बंदर की मदद करने का ठान लेता है। तब बंदर और हाथी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हाथी उस पेड़ को उखाड़ देता है और शेर खान को गुफा से बाहर लाता है।
शेर खान पेड़ को उखड़ा देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। वो हाथी को शाबाशी देता है, पर ये क्या, अचानक से पेड़ फिर से अपनी जगह पर लग जाता है। ये सब देखकर शेर खान को हाथी पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, इसका मतलब है हाथी और तुम दोनों मिल गए हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हाथी कि तू मुझे धोखा दे रहे हो। अभी मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल ही गई। अब तुम्हें भी मैं बंदर के पास ही भेज दूंगा। ऐसा कहकर शेर खान गुस्से से हाथी पर हमला करने जाता है, पर तभी पेड़ में समाया हुआ बंदर का भूत प्रकट हो जाता है और वो पेड़ की शाखाएं शेर खान की पैर को जकड़ लेते हैं। हाथी भी शेर खान पर पलटवार करता है। पेड़ की शाखाओं से जकड़ने की वजह से शेर खान कुछ कर नहीं पाता है। हाथी शेर खान को पकड़ता है, उसे मारने लगता है। हाथी शेर खान को पैर से कुचलने ही वाला था कि शेर खान चिल्लाने लगता है। तभी बाकी के जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। उन जानवरों में से हिरन कहती है, अरे ओ हाथी, तू हमारे महाराज को क्यों मार रहे हो? अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? छोड़ दो हमारे महाराज को, नहीं तो हम सब मिलकर तुम्हें मार देंगे। हाथी जानवरों को शेर खान की सारी सच्चाई बताता है। तब जानवर शेर खान को गुस्से से देखने लगते हैं। तब शेर खान मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, अगर ये सारे जानवर एक साथ मिल गए तो मैं तो गया काम से। फिलहाल समय की नजाकत को देखते हुए बंदर से माफी मांग लेता हूँ। ऐसा सोचकर शेर खान रोते हुए बंदर की माफी मांगने लगता है। बंदर शेर खान के चाल को समझ नहीं पाता है और वो उसे माफ कर देता है। शेर खान पेड़ की जड़ों से छूट जाता है और हाथी भी उसको छोड़ देता है। पर तभी शेर खान हाथी को फिर से मारने जाता है। तब बंदर का भूत उस शेर खान को एक पत्थर में बदल देता है और कहता है, शेर खान, यही है तुम्हारे पापों की सजा। अगर माफी मांगकर अच्छे से बर्ताव करते तो ये सब नहीं होता तुम्हारे साथ। हाथी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा बदला पूरा हो गया, मेरी मुक्ति हो गई है। चलो, मेरे जाने का समय हो गया। बंदर का भूत उस पेड़ को छोड़कर वहां से गायब हो जाता है। सारे जानवर अपने महाराज को भूलकर हाथी को ही उस जंगल का राजा बनाते हैं और फिर से खुशी से रहने लगते हैं। नीति: बिना कपट से किसी से माफी मांगे तो माफी मिल जाती है, पर अगर गलती पर गलती की जाए तो उसकी सजा मिल ही जाती है।